हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट फ्री ऑनलाइन क्लास में। यह सभी को राधे राधे, गुड आफ्टरनून। आ जाइए सभी फटाफट आ जाइए, देन क्लास शुरू करते हैं फिर हम अपनी। और आज हम क्लास में क्या करने वाले, तो जैसे कि आपको पता है पिछली क्लास में मैंने आपको 2021 का पेपर जो था वो सॉल्व करवाया था, जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, ठीक है। और अब मैं आप लोगों को 2020 का जो पेपर है वो सॉल्व करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो आज फर्स्ट शिफ्ट का जो है 2020 का जो एग्ज़ाम हमारा हुआ था वो मैं आज आप लोगों के साथ करवाऊंगी। देखते हैं कितने क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन है टोटल, और कितने कर पाते हैं हम लोग उसे देखेंगे आज हम, ठीक है। तो पता ही चल गया है अब आपको कि अब हमारे पास टाइम है पूरा का पूरा, और अगस्त में हमारा एग्ज़ाम होगा और उसके लिए मुझे आप लोगों को प्रिपेयर करना है अच्छी तरीके से। और आई होप आप अच्छी तरीके से घर पर भी तैयारी कर रहे होंगे और पूरा फ़ायदा उठा रहे होंगे। जो चीज़ वीक है उसे स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे, आपको टाइम मिल गया। तो जिनका थोड़ा बहुत भी पोर्शन रहता था और उसे ऐसा होता था कि यार एग्ज़ाम की डेट आ गई होगी और अब मेरा एग्ज़ाम होगा, सो अब उनके पास फुली टाइम है, ठीक है। सो अब अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हो आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। तो आप लोग जो है एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये हमारी एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर जाइए, फिलर फॉर्म लिखिए। फिलर फॉर्म पे आपको इस तरीके की एप्लीकेशन दिखेगी, वहाँ फ्री नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स विद आंसर्स मिल जाएंगे एंड मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। सो आप इसकी पूरी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टा अकाउंट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट है सारा का सारा। आप वहाँ पर उसे ज्वाइन करेंगे तो आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है, लाइक एडमिट कार्ड हो गया, फॉर्म से रिगार्डिंग कुछ हो गया, एग्जाम से रिगार्डिंग कुछ हो गया, सिलेबस का कुछ हो गया, या कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो सब आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो आपका बेनिफिट है, नुकसान कुछ नहीं है। सो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन्होंने चैनल को लाइक नहीं किया है, फटाफट पहले क्लास को लाइक करें, जल्दी से सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा उसे शेयर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बिकॉज शेयर वेरी इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा शेयर होगा उतनी ज़्यादा जो है फिर अच्छा रिजल्ट मिलेगा हमें, ठीक है। जितने उतने ही ज़्यादा बच्चों का जो है क्वालिफाइड हो पाएगा। सो बेटर है कि आप जितना ज़्यादा हो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और अगर आप लोगों को मुझसे बात करनी है तो आप लोग मुझसे भी बात कर सकते हैं फेसबुक में। फेसबुक की आईडी है RADHEY राधे JYOTI ज्योति। तो राधे ज्योति करके आईडी है मेरी, और फिलर फॉर्म की पिक लगी हुई है उसमें, तो आप लोगों को पहचाऊंगी। फेसबुक में है, सो आप आराम से कर सकते हैं। और मैंने अब ये भी डिसाइड किया, बिकॉज अभी हमारे पास टाइम है, सो मैंने ये डिसाइड किया कि अब हम इस संडे को देखेंगे, इस संडे या सैटरडे को हम लोग जो है गूगल मीट करेंगे। सो आई होप आप सभी के सभी जो है फ्री होंगे उस दिन और गूगल मीट को अटेंड करेंगे। बाकी टाइम क्या होगा वो सब अभी मैं डिसाइड करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो संडे जो अब आने वाला संडे होगा, उस संडे में आपकी जो है क्लास गूगल मीट जो है वो आपके साथ रखी जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम प्रश्न करते हैं अपने, ठीक है। तो ये देखिए इस टाइप के प्रश्न आप लोगों के सामने आते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो इसका आंसर है वायु। वायु जो है वो तद्भव शब्द नहीं है। तद्भव शब्द नहीं है, वो क्या है? तत्सम शब्द है, ठीक है। क्योंकि आप बाकी देखेंगे, आप काज, कान, ये सारी का अगर आप जो है तत्सम शब्द देखेंगे तो इन सबका जो है तत्सम शब्द कर्ण, कार्य और अक्षर होंगे। लेकिन ये आपका कैसा शब्द है? ये आपका तद्भव ना होकर तत्सम वाला शब्द है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक है, रूढ़ नहीं है? तो देखिए यहाँ पर क्या है? जलद शब्द। जलद शब्द जो है वो हमारा क्या है? जलद शब्द। जलद शब्द क्या है? अपने आप में यौगिक शब्द। देखिए जलद, जलद मतलब जल, जल मतलब पानी, और द मतलब देने वाला, तो जलद हो गया मतलब पानी देने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आता है यौगिक शब्द है, जबकि नाक, कान ये सारे कैसे हैं? रूढ़ शब्दों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे।
तीसरा प्रश्न क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। तो आर्य भाषा के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं आती है, तो आपने यहाँ पर बताना है अरबी जो है वो आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आती है, बल्कि शामी भाषा के अंतर्गत आती है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, तो शामी भाषा के अंतर्गत आती है, आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। जबकि लैटिन, यूनानी, ये सारे के सारे आर्य भाषा के अंतर्गत आती है। अगला है चौथा क्वेश्चन देखेंगे, तारीख। तारीख जो है निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है। ठीक है, पोर्चुगीज का, अरबी का, तुर्की का, हिंदी का। तो आपने इसका आंसर बताना है अरबी का। क्या आंसर बताना है, अरबी बताना है। अरबी भाषा का जो है शब्द है तारीख। आदमी, औरत, कमर, चश्मा आदि जैसे ये सब अरबी भाषा के अन्य शब्दों में आ जाते हैं। हम बोलते हैं ना आदमी, औरत, या हम कमर बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, अरबी भाषा के शब्द ही हैं। जबकि पेरू और पादरी आदि पुर्तगाली भाषा के हैं, और उर्दू, तोप, तमका जैसे शब्द जो है वो तुर्की भाषा के शब्द हैं। आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या है। नाथों की संख्या क्या है यहाँ पर, 9 नाथों की संख्या। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि 9 जो है नाथों की संख्या है। 9 नाथों के नाम क्या क्या है, नागार्जुन हो गया, जड़ भरत हो गया, हरीशचंद्र हो गया, सत्यनाथ हो गया, भीमनाथ हो गया, गोरखनाथ हो गया, चरपटनाथ हो गया, जालंधर हो गया, और मल्ल्यार्जुन हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे हैं। और गौरक्षनाथ जो है, गौरक्षनाथ भी बोलेंगे और गोरखनाथ भी बोलेंगे, तो दोनों में से कोई भी नाम बोले आप समझ जाना। चलिए अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, नगर बाहिरे डोबी तो हरी कुड़िया छई छोई जो सो ब्रह नाड़िया। उपयुक्त पंक्तियां जो है वो किसकी है। तो ये किसकी पंक्तियां हैं बताइए। तो इसका आंसर है कणहप्पा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा ये पंक्तियां किसकी है, तो आपने बताना है कणहप्पा। और सरहप्पा के बारे में भी जान लीजिए। सरहप्पा जो है हिंदी के प्रथम कवि के रूप में जाने जाते हैं। हिंदी के प्रथम कवि के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से श्रावास्य काव्य के रचयिता कौन है। पुष्पदत्त है, हेमचंद्र है, जैनानाथ तिरुभुवन है, क्या है। तो इसका आंसर बी दे रखा है, हेमचंद्र। अब हेमचंद्र के क्या है यहाँ पर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है द्विवार्षिक काव्य के रचयिता जो है हेमचंद्र है। हेमचंद्र ने अपनी व्याकरण के उदाहरण के लिए इसका प्रयोग किया था। ठीक है, जिसमें कुमारपाल चरित्र नाम का एक प्राकृत काव्य भी है। तो यह इतना से याद रखो, कुमारपाल नाम का उसके अंदर प्राकृत काव्य भी है। आगे चलते हैं। आठवां प्रश्न देखेंगे। आठवां प्रश्न क्या है यहाँ पर आपके सामने, मलिक मोहम्मद जायसी के प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है। तो किसने सुझाया है, तो इसका आंसर आएगा इब्राहिम जॉर्ज ग्रेयसन। ठीक है, इब्राहिम जॉर्ज ग्रेयसन ने सुझाया है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता नामकरण जॉर्ज इब्राहिम ग्रेयसन ने अपनी साहित्य इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वेंक्यूलर लिटरेचर, इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द मॉडर्न वेंक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में सुझाया है, अतः उचित स्तर पर जॉर्ज इब्राहिम ग्रेयसन होगा। नौवां, निम्नलिखित में से कौन से निबंध की तात्विक विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर है सी,
संवादात्मकता। संवादात्मकता निबंध की तात्विक विशेषता नहीं है बल्कि नाटक की विशेषता में आएगा, जबकि अवनीति, विचारात्मकता और आत्मव्यंजकता निबंध की तात्विक विशेषता के अंतर्गत आता है। आगे है त्रिशंकु। त्रिशंकु के नाटककार कौन है? और ये प्रश्न त्रिशंकु से रिलेटेड जो प्रश्न था ये कई बार जो है पूछा गया है, एग्जाम में आया है, और ये 2020 का एग्जाम ही पढ़ा रही हूँ, क्वेश्चन पेपर ही करवा रही हूँ, तो इसमें भी ये आ रखा है। तो त्रिशंकु के नाटककार कौन है? तो आपको याद रखना है यहाँ पर ब्रजमोहन शाह जो है वह इसके नाटक है। तो त्रिशंकु एक व्यंग्य प्रधान नाटक है। किस तरीके का नाटक है? व्यंग्य प्रधान नाटक है। तो आपको इतना सा याद रखना क्योंकि बार बार पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन दलित निबंधकार नहीं है? तो कौन दलित निबंधकार नहीं है इसमें से? तो इसका आंसर है ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ललित निबंधकार नहीं है। ठीक है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय ललित निबंधकार हैं। चलिए आगे, 12वां प्रश्न क्या है? 12वां प्रश्न देखेंगे, लाल ब्रजकिशोर और मुंशी चुन्नीलाल निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? तो इसका आंसर दे रखा है परीक्षा गुरु। तो परीक्षा गुरु के पात्र है, और इतना याद रखेंगे 1882 में ये उपन्यास जो है, ठीक है, आया था। तो ये 1882 आप लोग याद रखेंगे परीक्षा गुरु का। बाकी भी याद करना है तो बाकी भी याद कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 13वां प्रश्न क्या है यहाँ पे, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में है? तो प्रश्न है हमारा, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में किया गया है? तो इसका आंसर आपने बताना है 7 नदियां एक समुंदर। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित चित्रण नासिरा शर्मा के उपन्यास 7 नदियां एक समुद्र में किया गया है। ठीक है, वे दिन बाद में फिर बाकी का अलग अलग बता दिया, आपको मेनली याद करना है जो मेनली वाला है। आगे चलते हैं, 14वां प्रश्न देखेंगे, सीता हरण तात जनी कहेऊ पिता सन जाई, जो मैं राम तो कुल सहित कहिए दसानन जाई। उक्त उदाहरण में कौन सी ध्वनि है? ध्वनि बतानी, तो इसकी ध्वनि क्या है? प्रथम ए है इसका आंसर, अर्थातर संक्रमित वाच्य ध्वनि। कौन सी? अर्थातर संक्रमित वाच्य ध्वनि इसकी है। 15वां प्रश्न देखेंगे आगे। 15वां प्रश्न क्या है, देश प्रेम है क्या? प्रेम ही तो है, इस प्रेम का आलंबन क्या है? सारा देश और अर्थात मनुष्य, पशु पक्षी, नदी नाले, वन आदि सारी भूमि। ठीक है, उक्त कथन किसका है? तो किसका कथन है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, 15 का बता रखा है यहाँ पे, इसका आंसर बी है। ठीक है, बी मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो देश प्रेम है क्या? तो ये सारी जो पंक्तियां हैं ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, और चिंतामणि भाग 2 की है। चिंतामणि भाग 2 की है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, तो यहाँ पर आंसर दे रखा है डी, सीधा डी पढ़ेंगे। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत के अनुकरण मात्र है। ठीक है, तो अनुकरण मात्र ही है। 17वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसका आंसर सी दे रखा है,
ठीक है, इसका आंसर सी दे रखा है। कॉलरिज के अनुसार किसी कलाकृति का मूल्य उनकी कलात्मकता से ही है, उनके बाहर से नहीं है। तो इतना से याद करना है आपको। अगला प्रश्न है 18वां हमारा, निम्नलिखित में से यहाँ पे किस बिंदु पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में मतभेद था? तो इसका आंसर क्या होगा, किसको लेकर था? तो बी है अलग मतदाता सूची। अलग मतदाता सूची, सूची जो है मैंने बता दिया आपको। आगे ठीक है, अगला प्रश्न अब देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है? तो इसका आंसर आएगा आपका केंद्रवाद। केंद्रवाद जो है इसका तत्व नहीं है। केंद्रवाद उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है, जबकि विखंडन, स्थानीयता, ये सारे के सारे क्या है, इसके तत्व उत्तर आधुनिकता के तत्व है। बीसवां प्रश्न, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अस्थिरता शब्द संबंधित विवाद किस लेखक से हुआ है? तो किस लेखक से हुआ है? बाल मुकुंद गुप्त से हुआ है। किससे हुआ है? बाल मुकुंद गुप्त। आगे चलते हैं। 21वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है? तो इसका आंसर है इतिहास चक्र जो है वो मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है। कैसे? जबकि बाकी सारे के सारे इसके प्रतिकूल नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर समाज की बात की जा रही है, इसलिए। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गौड़ जाति निम्नलिखित में से किन को पालकर बैठी है? ठीक है, तो मुर्ग और तीतर, तो ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, और इसका आंसर भी क्या है? मुर्ग और तीतर, इनको पालकर बैठी है। तो दूसरे सप्तक के कवि हैं ये कौन? भिवानी प्रसाद मिश्र। भिवानी प्रसाद मिश्र दूसरे सप्तक के कवि हैं। अगर आपको ट्रिक याद होगी तो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से भाई इंटरेस्ट दिखाइए, क्योंकि इंटरेस्ट होगा तभी आप लोग कर पाएंगे। और आपको जो भी चीज़ें याद है उसे शेयर ज़रूर करें, ताकि बाकियों को भी पता चले और आपका भी रिवीजन हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। तेईसवां प्रश्न हमारा क्या है यहाँ पर, रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशुफलदायिनी कहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका आंसर है। उसके बाद आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, गौरी सौबे सेज पर मुख पर डोरे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। उपयुक्त दोहा खुसरो अमीर खुसरो ने किस संदर्भ में कहा है? ठीक है, तो संदर्भ बताने की किस संदर्भ में कहा है? तो इसका आंसर आएगा हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर कहा है। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर कहा है। आगे चलते हैं। उसके बाद 25वां प्रश्न है, ओ मेरे आदर्शवादी मन और मेरे सिद्धार्थवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। उपयुक्त पंक्तियों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर है सी, असमंजस्य की स्थिति। असमंजस्य की स्थिति का मतलब होता है
तालमेल ना बिठा पाना, ठीक है, ऐसी स्थिति आ जाए कि तालमेल ना बैठ पाए दो लोगों के बीच में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। 26वां प्रश्न हमारा क्या है, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के संयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और शालग्य है, कमाइनी के संदर्भ में उपयुक्त कथन किसका है? तो किसका कथन है, कथन बताने की किसका है? तो इसका आंसर है डी, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद के उन्होंने ये पंक्तियां जो है लिखी है, और जयशंकर प्रसाद के जिसे उन्होंने कमाइनी की भूमिका में लिखा है। किसकी भूमिका पे? कमाइनी की भूमिका पर लिखा है। ठीक है, ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सताईसवां प्रश्न हमारा क्या है? 27वां प्रश्न, साधो देखो जग बुराना। ये तो सभी को पता ही है, इसका आंसर है धार्मिक अशुद्धता। अगला 28वां प्रश्न क्या है हमारा? 28वां प्रश्न है, करम बीबी और सरफराज निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र है? तो इसका आंसर है जिंदगी नामा। ठीक है, कि जिंदगी नामा जो है उसके पात्र है ये। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है, मानस का हंस उपन्यास के पात्र नहीं है। तो कौन नहीं है मानस के उपन्यास के? बेनी माधव, पंडित गंगाराम, गंगेश्वर मंगलू, वीरपाल सिंह जानवी, नंददास शिवचरण वैद। ये है इसकी सही करेक्ट सीरीज। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न हमारा आ जाता है यहाँ पर। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बा नुमा गांव शिवपालगंज की कहानी वर्णित है? तो ये तो सभी को पता है, राग दरबारी इसका आंसर है। आई थिंक ये तो सबको क्लियर ही है। थर्टी वन वाला प्रश्न देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल, ये तो हो गया। अगला देखेंगे, शकुन और डॉक्टर जोशी के अंतर संबंधों पर आधारित कथानक किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? तो किस उपन्यास में प्रस्तुत किया है? तो आपका आंसर यहाँ पर होना चाहिए आपका बंटी। डॉक्टर जोशी और शकुन और डॉक्टर जोशी के अंतर संबंधों पर आधारित कथानक आपका बंटी के उपन्यास से प्रस्तुत किया गया है, जिसकी लेखिका कौन है? प्रसिद्ध महिला उपन्यास मन्नू भंडारी जी हैं। ठीक है, तिरछी बेचार जिसका 1984 में किया था, और मंजुल भगत हो गया, टूटा हुआ इंद्रधनुष, ये सारे के सारी जो है कहानी संग्रह ही है। उसके बाद 32वां प्रश्न आ जाता है, क्या है? प्रेमचंद की कृत्य है प्रायश्चित कहानी के पात्र कौन है? सुबोध चंद्र, मदारी लाल, गंगी और मैकू, करुणा और प्रकाश, श्यामा और धर्मदास। 32वां प्रश्न हमारा क्या है? प्रेमचंद की कृत प्रायश्चित, तो ये किसका आ जाएगा आंसर? ए, सुबोध चंद्र और मदारी लाल। तो सुबोध चंद्र और मदारी लाल आ जाएगा यहाँ पर, मदारी लाल। प्रेमचंद की अन्य भी कहानी है, कविता, ठीक है, नमक का दरोगा हो गया, बूढ़ी काकी हो गया, शतरंज का खिलाड़ी, और भी बहुत सारे हैं। आगे चलते हैं। 33वां प्रश्न है हमारा, स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने के निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण सही नहीं है? तो इसका आंसर है डी, छात्र धर्म का अभाव। कि छात्र धर्म का उसमें क्या था? अभाव था, छात्र धर्म का अभाव था। अगला है 34,
सिंदूर की होली के किस पात्र ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, ना कि उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बी, मनो मनोज 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 शंकर। ठीक है, क्या है? मनोज शंकर। आगे चलते हैं अगला। उन्होंने पाश्चात्य नाट्य साहित्य के किताबी ज्ञान को निजी अनुभव और प्रियवेशन के खरल में कूट पीस कर सामाजिक दीर्घ दर्शन के नवीन और तथ्यपरक रसायन तैयार किया। प्रसिद्ध नाटककार जगदीश सिंह माथुर ने उपयुक्त विचारों के नाटककारों के संदर्भ में व्याख्या की। 36 वाला प्रश्न देखेंगे क्या है। समांतर कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया नाटक है। लिखा गया नाटक कौन सा है? तो आपने इसका आंसर देना है एक और द्रोणाचार्य। एक और द्रोणाचार्य। अगला प्रश्न देखेंगे। थर्टी सेवन वाला प्रश्न है, आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? तो सी इसका आंसर है शरद चंद्र की। किसकी? शरद चंद्र की। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? तो कयामत का वर्णन किस में है ये बताना है। तो इसका आंसर है सी, आखिरी कलाम। ठीक है, आखिरी कलाम इसका आंसर होगा। अगला है यहाँ पे देखिए हमारा 40वां प्रश्न, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, इस कॉलेज के प्राचार्य जॉन गिलक्रिस्ट से इंग्लैंड से नवागत अंग्रेजी अफसरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी। इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई है। तो इसका आंसर है सी। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? सी। उन्होंने कहा था फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मतलब जितने बच गए बाकी वो सारे बिल्कुल सही है। आगे अगला चलते हैं। 41 वाला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में तालव्य वर्ण कौन सा है? तो तालव्य वर्ण बताना है। तो इसका आंसर तो पहले ही बता दिया है, इसका आंसर डी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला आता है 42 वाला प्रश्न, राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित के सुझाव दिए गए हैं, तो इन्हें लगाना है। तो इसका आंसर सीधा बी दे रखा है, तो मैं सीधा बी के अकॉर्डिंग कराती हूँ। पहला, दूसरा और चौथा। पहले पहला, फिर दूसरा, फिर चौथा। अब देखिए सबसे पहले इसको लगाते हैं। हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है, यही सारे भारत का एक माध्यम है। ठीक है, उसके बाद 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। उसके बाद तीसरा है, यहाँ चौथा है, उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर आ जाइए।
उसके बाद आता है अगला प्रश्न यहाँ पे, जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों के मुख्य स्वर के ऊपर आ गया है प्रश्न। तो यहाँ पे स्वर की बात जब की जाएगी तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, और आंसर इसका सीधा सी दे दिया गया है, तो मैं सीधा सी पे ही जाती हूँ मैं भी, पहला और तीसरा। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए। फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित कहानियाँ हैं मुर्दों का गांव, ठुमरी, कर्मनाशा की हार, आदिम रात्रि की महक। इसका उत्तर आप लोग बताएंगे, और आज हम 50 क्वेश्चंस कर लेंगे और 50 क्वेश्चंस फिर हम कल करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर बताइए फटाफट। ये पहली शिफ्ट में जो प्रश्न पत्र आया था वो करवा रही हूँ मैं। चलिए जल्दी आंसर बताइए इसका। दोस्तों इसका आंसर है सी। तो जिनका आंसर भी सी है बिल्कुल सही है, दूसरा और चौथा, मतलब ठुमरी और आदिम रात्रि की महक। फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा ही ये कहानियाँ हैं, ठुमरी और आदिम रात्रि की महक है। और दूसरी अगर इसकी बात करूँ मैं, कर्मनाशा की हार की बात करूँ तो ये शिव प्रसाद सिंह की है। और अगर मुर्दों का गांव की बात करूँ तो ये धर्मवीर भारती की जो है कहानी संग्रह है। आगे चलते अगले प्रश्न की ओर। फोर्टी 47 वाला प्रश्न देखें क्या है। यशपाल का पर्दा कहानी के पात्र हैं। यशपाल की पर्दा कहानी के पात्र कौन है? हरगोबिंद, बब्बर अली खां, चौधरी पीर बख्श, शेख जुम्मन। तो इसका आंसर दे रखा है बी। बी में आता है दूसरा और तीसरा, मतलब बब्बर अली खां और चौधरी पीर बख्श। यशपाल की चर्चित कहानी पर्दा के पात्र बब्बर अली खां एवं चौधरी पीर बख्श है, जबकि शेख जुम्मन प्रेमचंद की कहानी पंचमेश्वर का पात्र है, और हरगोबिंद फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी संवंदिया का पात्र है। तो इस तरीके से इसे याद करना है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। यस, निम्नलिखित में से टी.एस. इलियट की पुस्तकें हैं। साइंस एंड पोइट्री, दी सेकेंड वुड, दी मेकिंग ऑफ लिटरेचर, दी वेस्टलैंड। और नीचे विकल्प भी दे रखे, तो इसका सही करेक्ट आंसर बताइए जल्दी। फटाफट बताइए, इन सबका आंसर आप ही ने बताना है भाई। चलिए इसका आंसर बताती हूँ मैं। इसका आंसर है सेकंड और फोर्थ। तो क्या है? द सीक्रेट वुड और दी वेस्टलैंड। तो दी सेकंड सीक्रेट ऑफ वुड और द वेस्टलैंड जो है टी.एस. इलियट की पुस्तकें हैं, जबकि साइंस एंड पोइट्री रिचर्ड्स का जो है ग्रंथ है। साइंस एंड पोइट्री किसकी है? रिचर्ड्स का ग्रंथ है। और द मेकिंग ऑफ लिटरेचर जो है वो स्कॉट जेम्स R.A. का ग्रंथ है। किसका? स्कॉट जेम्स का। तो इस तरीके से बाकी भी आपको याद कर लेने हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। आचार्य क्षेमेंद्र के ग्रंथों के नाम है। क्षेमेंद्र के ग्रंथों के नाम क्या है? व्यक्ति विवेक, दर्श कुमार चरित्र, कवि कंठाभरण, सुवृत तिलक। तो ये नाम दे रखे हैं यहाँ पर, और इसका आंसर भी दे रखा है। इसका आंसर है डी। तो डी का अर्थ हो गया यहाँ पे तीसरे और चौथे से है, मतलब ग्रंथों के नाम बताने क्षेमेंद्र के। तो क्या है? कवि कंठाभरण और संवृत तिलक। तो ये जो है क्षेमेंद्र के ग्रंथ के नाम है, कवि कंठाभरण और श्वेंद्र तिलक। चलिए अगले प्रश्न की ओर।
50वां प्रश्न है, मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदिम साम्यवाद की है। मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मानव समाज के विकास की अंतिम मंजिल समाजवाद की होगी। इतिहास समय समय पर अपने को दोहराता रहता है। तो ये है। नीचे ऑप्शन भी दे रखे हैं, आंसर बताइए फटाफट। बताइए जल्दी से, इसका आंसर बताइए। चलिए इसका करेक्ट आंसर बताती हूँ। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ए। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। मतलब ए मतलब हो गया पहला और दूसरा, कि मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो सही कौन से कथन है कि मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल जो है वो आदिम साम्यवाद की है, और दूसरा है कि मानव समाज का इतिहास वर्ण संघर्षों का इतिहास है। तो इस तरीके से 50 क्वेश्चन दोस्तों आज की क्लास में हमारे जो है फिनिश हो गए हैं। ठीक है, और आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे 50 क्वेश्चंस, क्योंकि पेपर में आ रखे हैं, इम्पॉर्टेंट है काफ़ी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और तो बाकी इसके 50 क्वेश्चंस रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी क्लास में नहीं करेंगे। और आपने जो है प्रिपरेशन करनी है। एक चीज़ और है कि देखिए रिवीजन कैसे करें, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इसमें आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मैंने आप लोगों को जो लास्ट की क्लासेस करवाई थी, जैसे कि मैंने कहानियाँ करवाई, कविताएं करवाएं, निबंध करवाए, तो इनका तो मैंने आपको बिल्कुल एक फ़ाइनल वीडियो एक तरीके से मतलब जो है फ़ाइनल ही आपकी क्लास ली थी, जिसमें मैंने आपको एक साथ ही जो है सब कुछ करवा दिया था। तो लास्ट मोमेंट पे जब 1 वीक रह जाएगा, 1 वीक के मोमेंट पे आप लोगों को क्या करना है, उन्हीं को देखना है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, या आप 2 वीक्स भी जो है हमारे रहते तो उसमें भी आपको उसी तरीके से रिवीजन करनी है, तो वो आपकी कवर अप हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं हिंदी साहित्य का इतिहास की बात करूँ तो हिंदी साहित्य का इतिहास आपकी ये जो 3 क्लासेस हुई थी, ये पिछली वाली, इन 3 क्लासेस में मैंने आपको हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो करवाया था, तो वो तुम्हारा इसमें कवर अप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने फर्स्ट की तो चलो अलग अलग क्लासेस ली थी, मैंने उसका इकट्ठा करके नहीं करवाया, तो मैं कोशिश करती हूँ अब कि मैं उसको इकट्ठा करके भी करवाऊँ, ताकि आप एक ही क्लास में ओवरऑल यूनिट को जो है आपकी ओवरऑल यूनिट की जो है रिवीजन हो जाए। बाकी जो लास्ट वाले यूनिट्स है उनमें तो आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मैंने सिंगल करके ही आपको करवाई थी। मतलब एक क्लास में मैंने आपको सारे उपन्यास, सारे निबंध जो है आपके साथ शेयर कर लिए थे, अलग अलग करके नहीं करवाए थे, तो उसमें तो आप लोगों को कोई वो नहीं होगी। वो तो मैंने आपको एक ही क्लास में फुल रिवीजन जो है पहले ही करवा दी थी, तो आपको एक बार फिर उसे देखना है, रिवाइज करना है, क्योंकि देखिए हमारे माइंड से स्किप हो जाता है अगर हम नहीं लर्न करते हैं। ठीक है, और आपके माइंड से भी वो स्किप हो गया होगा। सो ऐसा कीजिए कि उसे दोबारा से रिवीजन कीजिए, दोबारा से वीडियोस को, क्लासेस को देखिए। ठीक है, और सभी के सभी, और जिन्होंने बिल्कुल भी क्लासेस अभी मेरी नहीं देखी है, जिनका फर्स्ट डे है आज, वो भी सारे के सारे क्लास अटेंड करें। ठीक है, तभी आपको पता चलेगा कि क्या आपने मिस किया है, क्या किया है। ठीक है, बहुत टाइम है, देखिए सारी यूनिट करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको इजी यूनिट लगती है आप उसमें से भी अगर उतनी यूनिट को कवर अप कर लेंगे तो सभी में से 5-5 नंबर के क्वेश्चंस, 5-5 क्वेश्चंस भी आएंगे, तो भी आपकी जो है यूनिट कवर हो जाएगी। 10 यूनिट्स है टोटल, और 10 यूनिट्स में अगर आप अपनी 7 to 8 यूनिट्स भी कवर अप कर लेते तो आप काफ़ी अच्छे मार्क्स जो है लेकर आ जाते, जिससे आपका नेट क्वालिफाइड आराम से हो सकता है। और फर्स्ट पेपर में भी आपकी 10 यूनिट्स है, 10 में से भी अगर आप 7 या 8 प्रिपेयर करके अच्छे से चले गए और 5-5 मार्क्स उसमें से ले आए तो आराम से आपका जो है हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए दोनों का टारगेट मैचअप करके जो है काम कीजिए, ताकि आपको वो हेल्पफुल रहे। ठीक है, और इसी से आपका जो है एग्ज़ाम कर सकते हैं। बिल्कुल एक टाइम टेबल, न्यू टाइम टेबल बनाइए, क्योंकि अब 1 मंथ का शेड्यूल है, तो 1 मंथ की रिवीजन का टाइम टेबल बना दीजिए कि किस तरीके से आप उसका स्टडी करेंगे, किस तरीके से फर्स्ट पेपर को कितना टाइम देंगे, सेकंड पेपर को कितना टाइम देंगे, इस तरीके से। और कोशिश कीजिए कि सेकंड पेपर में ज़्यादा टाइम लें, और सेकंड पेपर में मार्क्स भी जो है ज़्यादा लाने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट बेस है, सो इसमें आपको नॉलेज भी ज़्यादा चाहिए, नॉलेज होनी भी चाहिए।
सो इसलिए आप इस पे ज़्यादा फोकस करें। बाकी मैंने आपको बता दिया कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है और इसको कवर अप करना है, ठीक है। बाकी अब आपके हाथ में। सो मेरी विशेस आपके साथ है, गुड विशेस। और आई होप आपका इस बार जो है ये नेट जेआरएफ का जो टारगेट है ये पक्का कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आपको बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन का टाइम मिल रहा है। सो मेरे को वेट रहेगा आपकी रिजल्ट का। सो चलिए अब हम अपनी क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं और मिलते हैं अब कल की क्लास में। सो बाय, टेक केयर, राधे राधे, हैव अ नाइस डे, श्री राधे।